बच्चों, मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि तुम कल से भूखे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। मुझे जाना होगा बच्चों की माँ, मुझे जाना होगा बच्चों के भोजन लाने। क्या हो गया कि अगर आप बीमार हो गए? आपने हमेशा हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं। अब जब तक आप बीमार हैं भोजन मैं लाया करूँगी। बाहर तेज़ हवा है और बारिश भी बहुत है, आपसे नहीं होगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कर सकती है। बच्चों, अपने पापा का ख्याल रखना, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। मम्मा, जल्दी आना, हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और बारिश में वो भोजन के लिए निकलती है। बारिश और हवा बहुत तेज थे। चिड़िया वापस चली जाओ, मैं उसी दिशा से आ रहा हूँ। उस दिशा में ना तो दाना है ना कोई फल। तोते भैया, फिर आप ही बताइए मुझे कहाँ जाना होगा? मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा पति कल से बीमार है। ऐसी बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल है, सब मरेंगे, सब भूख से मर जाएंगे। तोता ये सब कह के वहाँ से उड़ जाता है। तोता अपने दिशा में उड़ता है, लेकिन मम्मा चिड़िया हिम्मत नहीं हारती, वो फिर से उड़ती है। तूफान होने के कारण वो लड़खड़ाती है, वो गिरती उड़ती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उड़ते उड़ते वो किसान की बस्ती में पहुँच जाती है। किसान की पत्नी अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। वो बांस के छपरे के नीचे बैठी हुई थी। चिड़िया वहाँ चली जाती है। माँ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं और बहुत तेज बारिश है। घर में खाने को कोई चीज़ नहीं है, कृपया करके मुझे कुछ खाने का दें। चिड़िया, मैं एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि बच्चों का दर्द क्या होता है। एक माँ कैसे अपने बच्चों को भूखा देख सकती है। लाओ, अपनी टोकरी मुझे दो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से वो टोकरी लेके अंदर जाती है और फिर उसमें कुछ चीज़ें रख के वहाँ से वापस आती है। वो चिड़िया के लिए बहुत सा सामान लाती है। एक रोटी का टुकड़ा, कुछ दाने और एक फल मैंने इसमें रख दिया है। जाओ जाके अपने बच्चों का पेट भरो और जो बच जाए वो पड़ोसियों को दे देना। पड़ोसियों की भी मदद कर देना। चिड़िया के देख के बहुत खुश होती है और वो किसान की पत्नी का धन्यवाद करके वहाँ से उड़ जाती है। वो अपनी भरी हुई टोकरी को लेके बारिश के मौसम में वापस जंगल जाती है और फिर अपने घर जाती है। मैं ले आई, मैं अपने बच्चों के लिए दाना ले आई। मम्मा, ये फल आपको कहाँ से मिला है? ऐसे मौसम में सूखा दाना और फल, आज तो बच्चों की माँ जीत गई। ये सब मुझे किसान की पत्नी ने दिया है। मैं ये बाकी का दाना पड़ोसी कौवों को दे के आती हूँ। मगर मम्मा, बारिश के दिन है, ये दाना हमारे कल के काम आएगा। हाँ कुकू बेटा, लेकिन पड़ोसियों का भी तो हमें सोचना चाहिए ना, वो भी तो भूखे हैं, इसलिए ये दाना मैं उन्हें दे आती हूँ। फिर चिड़िया वो दाना लेके कौवों के घर पे आ जाती है। चिड़िया, मैं तो बहुत भूखी थी, ये दाना देख के दिल को सुकून मिल गया। चिड़िया, मैंने तो सुना है इंसान बहुत बुरे होते हैं, पक्षियों को हमेशा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं कवे भैया, इंसान बहुत अच्छे भी होते हैं। किसान की बीवी ने मुझे एक फल, सूखा दाना और रोटी का एक टुकड़ा दिया। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, चिड़िया की बच्ची रोटी और फल खुद खा गई और हमें देने आई सूखा दाना। जो मिला है उसे खा लो, ये सूखा दाना मरने से अच्छा है। पेट भरो अपना पेट। फिर कालू और गौरी वो सूखा दाना खा लेते हैं। दूसरे दिन गौरी कालू से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे ये चिड़िया किसान की पत्नी की नज़र में बुरी बन जाए और वो दाना और फल हमें देने लगे। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। कौवा और कवि भी इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया आज फिर अपनी टोकरी में भोजन रख के वापस जंगल जा रही थी। कालू, वो गई, चिड़िया सारा भोजन लेके चली गई है, अब हमें क्या मिलेगा? तुम चिंता ना करो, कल से ये सारा भोजन हमें मिलेगा। कौवा और कवि फिर से उड़ते हैं। वो किसान के घर जाके छत पे बैठ जाते हैं। उनकी नज़र दरवाजे के पास पड़े हुए किसान की पत्नी के कंगन पे पड़ती है। किसान की पत्नी टूटी से हाथ मुंह धो रही थी और कंगन दरवाजे के पास पड़ा था। कालू कौवा चुपके से उड़ता है और किसान की पत्नी का वो कंगन उठा लेता है। फिर कौवे कंगन उठा के वापस घर पे आ जाते हैं। कालू जी, अब बनेगी चिड़िया चोरनी और किसान की पत्नी उसको दाना तो क्या अपने घर के पास भी नहीं आने देगी। बच्चों की माँ, अब मौसम ठीक है और बारिश भी रुक गई है, कल से हम दोनों जाएंगे भोजन लेने।
किसान की पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब हमें भोजन लेने के लिए मारे मारे फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कंगन कहाँ गया? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो मैंने यहीं पर ही रखा था। कौन चुरा के ले गया मेरा कंगन? किसान की पत्नी यूं परेशान होकर अपना कंगन ढूंढने लग जाती है। शाम के बाद कौवा और कवि किसान की पत्नी के पास आते हैं। माँ जी, ये सोने का कंगन आपका है क्या? ये कंगन तो मेरा है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वो है ना चोरनी चिड़िया, उठा के ले गई थी तुम्हारे घर से। ये मैंने देखा तो छीन के ले आई उससे। माँ जी, हम बहुत अच्छे कौवे हैं, हमसे बुरे काम नहीं देखे जाते। वो चिड़िया ऐसा भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने बारिश में उसकी मदद की, उसे दाना दिया, फल दिया, लेकिन उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। उसने मुझे धोखा दिया। कल अगर वो यहाँ आए तो उसे भगा देना, लेकिन माँ जी उसके आगे मेरा नाम ना लेना। जैसी भी है तो पड़ोसन ही पड़ोसन है वो मेरी। मैं उसे कोई बात नहीं करूँगी। दूसरे दिन जब चिड़िया किसान के घर आती है तो किसान की पत्नी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। माँ जी, क्या बात है? क्या आज आप मुझे भोजन नहीं देंगी? तुम्हारे जैसी चोरनी से संबंध बना के मैंने बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया, चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ जी, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं जिस थाली में खाऊंगी उसी थाली में छेद क्यों करूँगी भला? ऐसे चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कवि अपनी टोकरी लेके वहाँ आते हैं और किसान की पत्नी से मीठी मीठी बातें करने के बाद उससे भोजन लेके वहाँ से चले जाते हैं। कालू, हमने कितनी चालाकी से किसान की पत्नी का कंगन चुरा के चिड़िया को चोर बना दिया। हाँ, और अब किसान की पत्नी हर रोज हमें ही भोजन दिया करेगी। मिठू तोता पीछे के पेड़ पे बैठा अमरूद खा रहा था। वो सारी बात सुन लेता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा दूसरों से जलते रहते हैं, लेकिन मुझे किसान की पत्नी को सारी बात बतानी होगी। फिर कौवा कबूतर और बुलबुल को लेके किसान की पत्नी के पास जाता है। फिर मिठू तोता उसे सारी बात बताता है कि कैसे कौवे ने उसका कंगन चुराया और चिड़िया को उसके आगे चोर बना दिया। माँ जी, आप उस चिड़िया पे शक न करें, वो चिड़िया तो बहुत दयालु चिड़िया है। उसने हमेशा मुश्किल में हम सबकी मदद की है। मैंने बहुत बुरा किया जो उन कौवों की बातों में आके चिड़िया से नाराज़ हो गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगती है और फिर जब कौवे भोजन लेने के लिए आते हैं तो किसान की पत्नी डंडा लेके उनकी अच्छी पिटाई करती है और उन्हें भगा देती है। पूरे जंगल में भगदड़ मची थी। सभी जानवर और पक्षी अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। सभी ही भाग रहे थे क्योंकि जंगल में कहीं से कोई शेर आ निकला था जो सभी का ही शिकार कर रहा था। जानवर तो जानवर, पक्षी भी उसके गजब से बच न सकते थे। हाँ, अनाज और फलदार पौधों के पास बैठ जाता हूँ, जैसे ही कोई पक्षी आएगा पकड़ लूंगा। कालू भैया, गौरी बहन और मिठू भैया, कुछ न कुछ तो हमें करना ही होगा। जैसे बेचारी सोनी कवि अब विधवा हो गई, हमारे बच्चों की भी तो जान को खतरा है और हमारे भी। सोनी बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा जीजा नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई, तुम मेरे घर में ही रहोगी अब से। बाकी रहा उस शेर का मसला, तो वो तो एक बड़ा मसला है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। मेरी बहन तो विधवा हो गई, अब उसके पति तो वापस आने से रहे, लेकिन अब ये बताओ कि हम क्या करेंगे? भोजन कैसे ढूंढेंगे? ऊपर के पेड़ों पे तो अब फल रहे नहीं। सूखा दाना लेने के लिए या नीचे के पेड़ों से फल सब्जी लेने के लिए हमें नीचे उतरना होता है। हाँ, और नीचे जैसे ही उतरो वो शेर पकड़ लेता है। वो छुप के बैठता है झाड़ियों में। वो पक्षियों पे भी नजर रखता है। जैसे मेरे पति को उसने मार डाला, खा गया मेरे पति को, वो खा गया। उस शेर की दहशत तो जानवर पक्षियों पे भी इतनी थी कि अगर पक्षी कभी उड़ के जा रहे होते अपना दाना ढूंढने, जैसे ही सरसराहट होती तो वो ऊंचे पेड़ों में पत्तों के पीछे छुप जाया करते। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऊपर के पेड़ों पे बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता था। मम्मा मम्मा, मुझे कुछ ला दो, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मुझे कुछ दो ना। जा जग्गू, चुप कर जा, तेरे पापा गए हैं ऊपर के पेड़ों पे, तो तुझे पता है कुछ अब मिलता ही नहीं, सब खत्म हो गया। नीचे वो शेर नहीं आने देता, चुप कर जा। भूख लगी है मम्मा, भूख लगी है, दाना दो। मम्मा, प्यारी मम्मा, मुझसे भूख और सहन नहीं होती, मुझे भोजन ला के दें, जहाँ से भी करें। हाँ मेरी बेटी, तुम सच कह रही हो, कल से भी तो तुमने कुछ नहीं खाया। जो दाना घर में था वो भी खत्म हो गया। मैं चाहती हूँ आप दरवाजा बंद कर लें। चिड़िया वहाँ से सीधा कालू कौवा और गौरी कवि के घर चली जाती है।
कालू भैया, मैं भोजन की खोज के लिए जा रही हूँ। अगर कुछ मिला तो जग्गू के लिए भी ले आऊंगी, और अगर मैं ना लौटूं तो मेरी गुड़िया आपके पास अमानत है, उसका ख्याल रखना। बस इतना ही कह के पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो भोजन की तलाश में बहुत दूर उड़ती है। दूर जाके उसे एक छोटा सा पौधा मिलता है जिसपे आम लगे हुए थे। पौधा यूं तो बहुत छोटा था लेकिन आमों से लदा हुआ था। चिड़िया जैसे ही आके बैठती है, पीछे से शेर झपट्टा मार लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरी गुड़िया भूखी है, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो, मुझे उसके लिए भोजन लेके जाने दो। मैं वैसे भी इतनी छोटी हूँ, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। यही छोटे पक्षी और जानवर तो मेरे हथे आते हैं, बड़े तो भाग जाते हैं। आखिर मैं बुढ़ा जो हो गया हूँ, तुम्हें छोड़ दिया तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरी तरफ जंगल के उस इलाके के कुछ पक्षी डंडा लेके शेर का पीछा कर रहे होते हैं। वो जैसे ही शेर को देखते हैं, डंडों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। वो वार पे वार करते हैं। शेर भी होश होने वाला होता है और वो चिड़िया को छुड़वा के वहाँ से ले जाते हैं। चिड़िया अपने घर तो आ गई थी लेकिन खौफ के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे माफ़ कर दें मम्मा, मुझे माफ़ कर दें। ना मैं आपको भोजन के लिए जिद करती और ना आपका ये हाल होता। खुद को दोष मत दो मेरी प्यारी बच्ची, भोजन तो आखिर लाना ही था, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। मेरी जान बच गई, यही भी बहुत है मेरी प्यारी बेटी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक सुबह तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो 2 दिन तक जारी रहती है। बारिश इतनी तेज थी कि पक्षी अपने घरों से निकल भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी क्या, आखिर भोजन तो खोज करना ही था ना। पक्षियों ने अपने बच्चों को जो खिलाना था। बस कौवा और रानो चिड़िया वहाँ से जाते हैं भोजन की खोज के लिए। वो बारिश में ही उड़े जा रहे होते हैं कि रास्ते में उसको शेर दिखाई देता है। तेज बारिश के कारण शेर बहुत बीमार हो गया था और वो चिल्ला रहा होता है। चिड़िया तुरंत उसके पास आ जाती है। शेर जी, आपको क्या हो गया? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं भूखा हूँ और मुझे बुखार भी है और मेरे पास रहने की भी जगह नहीं। आप परेशान ना हो शेर जी, यहीं पर एक गुफा है, मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर से उसके लिए गरम गरम सेवियाँ लेके आती है। शेर बहुत खुश हो जाता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया लेकिन तुम अपनी जान को जोखिम में डाल के मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो चिड़िया। शेर जी, मेरी बड़ों ने मुझे ये सीख दी है कि कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें सबके साथ भला करना चाहिए। सिर्फ तुम ही हो चिड़िया जिसने मेरे बारे में ऐसा सोचा। बाकी जवान शेरों ने मुझे अपने जंगल से भी निकाल दिया। मेरे परिवार ने भी मेरा ख्याल नहीं किया, उन्होंने भी मेरी परवाह नहीं की और मैं अपना जंगल छोड़ के यहाँ आ गया। इसीलिए मैं वैशी बन गया और मैं सभी पक्षी और सभी जानवरों को खाने लगा, पकड़ने लगा। अगर ऐसी बात है तो शेर जी, आप हमारे महाराज क्यों नहीं बन जाते? हमें एक महाराज की ज़रूरत है। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही पक्षियों से बात करती हूँ। आपको भी वचन देना होगा, आप एक अच्छे महाराज बन के जनता का ख्याल करेंगे और आप एक अच्छे शेर बन के रहेंगे। शेर को ये कहने के बाद चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। अगले दिन वो सभी ही पक्षियों को इकट्ठा करती है और उनसे बात करती है। इस तरह से पक्षियों, हमें एक अच्छे महाराज मिल जाएंगे और उनको एक जंगल मिल जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। हाँ चिड़िया, कहती तो तुम ठीक हो। हमारे जंगल में कोई महाराज भी तो नहीं है, इसीलिए कोई ना कोई शिकारी जानवर आके हमारा शिकार करता रहता है और शिकारी पक्षी भी हमें बहुत तंग करते हैं। तो बस ठीक है, अगर शेर जी ये वचन देने को तैयार हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे तो मैं आज ही सभी जानवरों से बात करता हूँ। जानवर अगर मान जाएंगे तो सभी पक्षी भी मान जाएंगे। हम इन्हें आज ही महाराज बनाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया और कबूतर ने सभी जानवरों से बात कर ली थी। चिड़िया शेर के पास जाती है। उठे महाराज जी, सभी पक्षी और जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा महाराज? और मैं महाराज हूँ? चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर चिड़िया शेर को लेके वहाँ से चली जाती है और वहाँ आ जाती है जहाँ सभी जानवर इकट्ठे हुए थे। जानवर और पक्षी महाराज के इंतजार में इकट्ठे हुए थे एक जगह पर। बस फिर क्या था, चिड़िया और शेर भी पहुँच जाते हैं। उनमें से गाय बोलती है, महाराज जी, हम आपको महाराज बनाते हैं। महाराज की जय हो, लेकिन आपको भी वचन देना होगा। आप हम सब की रक्षा करेंगे और आप हमारा शिकार नहीं करेंगे। आप सभी ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी वचन देता हूँ, मैं आप लोगों का शिकार कभी नहीं करूँगा और बाकी के शिकारी जानवरों और पक्षियों से भी आपकी हिफाजत करूँगा। आज से इस जंगल को और आप लोगों को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकेगा, ये मेरा वादा है। फिर सभी जानवर और पक्षी खुशी से महाराज की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लगाने लगते हैं। जंगल में खुशहाली फिर से लौट आती है। सभी पक्षी और जंगल के जानवर खुशी खुशी और आज़ादी के साथ अपना भोजन ढूंढते और रहते थे।
ये भेड़ियों की आवाज़ और ये तेज़ तूफानी बारिश, आधी रात बीत गई। बल्लू, गुड़िया, कहाँ चले गए तुम दोनों? ऐसे परेशानी में रानी गए अपने झोंपड़े से बाहर निकल आती है। कितनी बार कहा है कि समय से घर आ गया करो, अब कहाँ हो गए तुम दोनों? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? ऐसे चिंतित होते हुए तूफानी बारिश में आधी रात को रानी गए निकल पड़ती है। जंगली जानवरों की आवाज़ सुनते और ख़तरों से खेलते वो आगे बढ़ती रहती है। बच्चों की खोज करते करते रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। रानी गए अभी तक भी बच्चों की खोज में लगी हुई थी और वो जंगल में घूम रही थी। भूखी प्यासी पूरी रात से जंगल में ढूंढते हुए वो एक जगह आके रुकती है। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ? कहाँ चले गए मेरे बच्चे? रानी फिर से अपने बच्चों की खोज को निकल पड़ती है। अरे रानी गए, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या बताऊं हिरन, कल से मेरे बच्चे घर नहीं लौटे। न जाने कहाँ होगी मेरी गुड़िया और कहाँ होगा मेरा बल्लू। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी भेड़िए या किसी और दरिंदे का शिकार हो गए हों। तुम तो जानती हो इस जंगल को। ऐसा मत कहो हिरन भैया, ऐसा मत कहो। दुआ करो कि मेरे बच्चे जिंदा हों। ऐसा कहते हुए रानी गए फिर से चल पड़ती है। वो ढूंढते ढूंढते नदी के पास पहुंच जाती है। वो नदी के उस पार से अपने बच्चों को आता देखती है। बल्लू, गुड़िया, माँ, आप यहाँ? तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं कल रात से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही हूँ। दरअसल इनकी कोई गलती नहीं, रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैंने इन्हें अपने घर पे ही रोक लिया था। ये कल शाम को मेरे बच्चों से खेलने आए थे। हाँ माँ, ये गुड्डू जो है ये मेरा और बल्लू का दोस्त है। ठीक है, मगर शाम होने से पहले घर लौट आया करो, वरना तुम्हें तो पता है मैं कितनी चिंतित हो जाती हूँ। ठीक है माँ, आइंदा से जल्दी आ गया करेंगे। बच्चों को जिंदा देख रानी गाय की जान में जान आती है और वो गुलाब बैल का शुक्रिया अदा करती है। मेरे बच्चों की जान बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछिए, सुन रही हूँ। आप बच्चों को ढूंढते हुए खतरों से खेलती हुई यहाँ तक पहुँची हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पति इस वक्त कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए वो इस दुनिया से। माफ़ कीजिएगा, आपको दुखी करना किसी तरह भी मेरा मकसद नहीं था, माफ़ी चाहता हूँ। रानी गाय बहुत मुश्किल से खुद को संभालती है। चलो बच्चों, चलें यहाँ से। सुनिए, आप अपने बच्चों को मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए आने दिया करें। मैं इनका अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखूँगा। जी ठीक है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब हर रोज़ रानी गाय के बच्चे खेलने के लिए आया करते और साथ में रानी गाय भी उनके साथ आया करती। वो और गुलाब बैल दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? जी जी, क्यों नहीं, पूछिए। आपके बच्चे अभी छोटे हैं और आप जवान, क्या आपने कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा? इस बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही और मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी माँ की खोज में हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं आपके बच्चों का बिल्कुल अपने बेटे के जैसा ही ख्याल रखूँगा। मैं आपको सोच के इसका जवाब दूंगी। ऐसा कहते हुए रानी गाय वहाँ से चली जाती है। रानी गाय सारी रात सोचती रहती है। मैं भी अपने बच्चों को एक अच्छे पिता का प्यार दिलाना चाहती हूँ। बिना पिता के बच्चों के अंदर किस तरह की कमियाँ रह जाती हैं ये मैं जानती हूँ, लेकिन क्या गुलाब बैल से शादी करना ठीक होगा? अगले दिन रानी और उसके बच्चे फिर से नदी पर जाते हैं। सुनिए जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या मेरे बच्चे आपको पिता कह सकते हैं? गुलाब बैल का तो जैसे खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर वो दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। अब से हम सभी एक ही घर में रहेंगे। सब गुलाब बैल के घर में आ जाते हैं और बहुत खुशी से रहने लगते हैं। इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है। लेकिन बेटी अब रात हो गई है, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं। मैं अभी जंगल जाके पाला तोड़ के लाता हूँ। मगर जी जंगली जानवर हैं, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है। कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों को रात को भूखा नहीं सुला सकता। मैं अभी गया और अभी आया। सुनिए जी, अपना ख्याल रखिएगा और जल्द लौट आइएगा। ठीक है रानी साहिबा, जैसे आपका हुक्म।
गुलाब बैल पाला लाने के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत दूर जाता है। आगे जाके उसे एक जगह पे अच्छी घास नजर आती है। वो वहां से घास तोड़ ही रहा होता है कि साथ में घात लगाए एक शेर बैठा होता है। हाँ, बैल खाए हुए तो कई दिन बीत चुके हैं, आज मजा आएगा। फिर वो शेर एक ही झटके में बैल को गिरा देता है और उसे खा जाता है। साथ खड़ा हुआ हिरन ये सारा नजारा देख रहा था। इस बेचारे बैल की तो अभी ही शादी हुई थी। खैर तो है हिरन, तुम इस टाइम यहाँ क्या करने आए हो? रानी गाय, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, तुम फिर से बेवा हो गई हो। शेर सिंह ने आज तुम्हारे गुलाब बैल को खा लिया है। अभी अभी अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, गुलाब को कुछ नहीं हो सकता। खुद को संभालो रानी गाय, पहले तुम्हारे 2 बच्चे थे, अब तुम्हारे 3 बच्चे हैं। खुद को संभालो, उनके लिए खुद को संभालो। रानी गाय और उसके सारे बच्चे बहुत रोते हैं।